सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में जेन ज़ी का आंदोलन लगातार जारी है। उपद्रवी ने सड़कें हो या फिर इमारतें, हर जगह आगजनी की, तोड़फोड़ की और इसी आंदोलन के बीच अब नेपाल के राष्ट्रपति की जेन ज़ी आंदोलनकारियों से मुलाकात भी हो गई है। इस मुलाकात में नेपाल में जारी हिंसा को रोकने के साथ साथ आंदोलनकारियों की 5 मांगों पर जमकर चर्चा हुई। क्योंकि नेपाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में भारी हिंसा के बीच नेपाल के राष्ट्रपति की जेन ज़ी आंदोलनकारियों से मुलाकात हुई, जिसमें कुछ मांगे रखी गईं। अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं, सभी सरकारी लोगों की संपत्ति की जांच हो, मार्गदर्शन के लिए जेन ज़ी समूह को शामिल किया जाए, देश की संपत्ति की जांच के लिए आयोग का गठन हो। जेन ज़ी आंदोलनकारी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। हर जगह सेना के जवानों की तैनाती की गई, जिससे माहौल बिगड़ने पर तुरंत ही यहां कार्रवाई की जा सके। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जगह जगह पर सेना के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे नेपाल की सड़कों पर हो रही हिंसा को काबू में किया जा सके। हर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिन सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से आंदोलनकारियों का कब्जा था, अब वो सड़क सूनी हो गई है। वहाँ सिर्फ सेना के जवान गश्त करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। प्रदर्शन की आग में झुलस रहा नेपाल, अब यहाँ पर लूटपाट का मंजर भी देखने को मिल रहा है। आंदोलन के बाद उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाना यहाँ शुरू कर दिया है। कई जगहों पर खुलेआम लूटपाट हो रही है और लोग शोरूम में घुसकर महंगी चीजें उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। नेपाल में मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ ना तो कोई पुलिस व्यवस्था रही है और ना ही कोई कानून का पालन कर रहा है। ऐसे में लोग इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं। नेपाल में लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और मुफ्त में अपनी पसंद की चीजें उठाकर बाहर आ रहे हैं। नेपाल में सेना इस अराजकता को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कई लोगों को लूटपाट के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन कर रहे जेन ज़ी आंदोलनकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सेना ने अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि उपद्रवियों ने नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिससे 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गईं। यही नहीं, लोगों के मकान हो या फिर होटल, हर जगह आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सेना का कहना है कि उपद्रवी स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जानमाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के पास से बंदूकें, मैगजीन और गोलियों समेत अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए। यही नहीं, सेना ने लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की। और देखिए, जेन ज़ी आंदोलनकारियों ने नेपाल में जमकर उत्पात मचाया। वहां के मंत्री और नेताओं को दौड़ा कर यहां पीटा है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। और अब वही नेता और मंत्री डर की वजह से छिप गए हैं, जिनका पता भी अब नहीं चल पा रहा कि आखिर वो गए तो गए कहां। क्योंकि सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में मंत्री और नेताओं पर हमला किया। किसी को दौड़ा कर पीटा तो किसी के घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा। यही नहीं, उनके सीने पर लात मारी। विष्णु पौडेल किसी तरह जान बचाकर भागे। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। साफ है कि नेपाल में उपद्रवी जमकर तांडव मचा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि वहां के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। यही वजह है कि सभी अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं। और देखिए, नेपाल के कई इलाकों में हिंसा लगातार जारी है। भारी हिंसा के बीच सेना ने यहां पूरा अपना कंट्रोल ले लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केपी ओली की अभी तक लोकेशन नहीं मिल पाई है कि वो नेपाल में ही है या फिर अपने देश को छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केपी ओली का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सुरक्षा बल केपी ओली को हेलीकॉप्टर में बैठाते नजर आए थे।
जानकारी के मुताबिक केपी ओली को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें कहां ले जाया गया है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले केपी ओली के घर को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, उनके घर के सामने हवा में नोट भी उछाले। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और भारी विरोध को देखते हुए केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसी का फायदा उठाकर 13,000 से ज्यादा कैदी जो हैं वो इस वक्त जेल तोड़कर भाग गए हैं। सुंदरा सेंट्रल जेल से 3,000 कैदी फरार हुए। हालांकि कुछ कैदियों को वापस पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी सैकड़ों कैदी फरार चल रहे हैं। नेपाल में कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात का फायदा कैदियों ने उठाया। जानकारी के मुताबिक 7 जेलों से कैदी फरार हुए हैं। इनमें गौर जेल, नक्खू जेल, बाजंग, जुमला, जलेश्वर, तुलसपुर, कैलाली जेल शामिल हैं। हालांकि नेपाल की सेना ने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन चुनौती अब फरार कैदियों को पकड़ने की है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक कैदियों की भागने में मदद उपद्रवियों ने की। प्रदर्शनकारियों और जेल में बंद कैदियों ने मिलकर दीवारें तोड़ी, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। और देखिए, तख्तापलट के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू इस वक्त सुलग रही है। संसद भवन परिसर हो या फिर न्याय का मंदिर कहा जाने वाला सुप्रीम कोर्ट, दोनों अब सुलग रहा है। उपद्रवियों ने सभी सरकारी और निजी संपत्तियों को यहां निशाना बनाया। हालांकि अब सेना ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। बेकाबू हालात के बीच नेपाल के काठमांडू में जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा काठमांडू पहुंचे और उन्होंने संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट का जायजा लिया। अभी भी यहाँ पर धुआं है, चारों तरफ धुआं है। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। ये कांच के जो टुकड़े हैं वो देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। इसके बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के हालात भी देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल है, जहाँ से न्याय होता है नेपाल की जनता का। और उस सुप्रीम कोर्ट के हालात आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट से धुआं निकल रहा है। हालांकि अब नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। काठमांडू में कानून व्यवस्था के हालात अब सेना ने संभाल ली है और सेना ने हर जगह पर, हर चौराहे पर ये जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आग में सुलग रहे नेपाल में शांति कब तक बहाल हो पाती है। नेपाल में तख्तापलट होने के बाद सेना ने यहां सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। चप्पे चप्पे पर सेना के जो जवान हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आंदोलनकारी सड़कों से गायब है, क्योंकि सेना ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि उपद्रव बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। नेपाल के इस हालात को देखते हुए भारत में भी बॉर्डर पर अलर्ट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उपद्रव की आड़ में भारत में असामाजिक तत्वों या आतंकियों की घुसपैठ का डर। तस्वीरें इंडो नेपाल बॉर्डर भीमनगर की है, यानी यूपी के बहराइच और नेपाल बॉर्डर की, जहां एसएसबी जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारी संवाददाता प्रीति यहां का जायजा लेने पहुंची तो उपद्रव की निशानी हर तरफ नजर आ रही थी। नेपाली युवा इन्हें साफ करने में जुटे थे। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज जो स्थिति है हालांकि तनावपूर्ण बनी हुई है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये सामने जो आप बैरिकेड्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ये वो बैरिकेड्स हैं जिसके आगे जाने की इजाजत जो है वो किसी को भी नहीं दी गई। इसी बॉर्डर पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ऐसी स्थिति बन गई थी जिसकी वजह से वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे वो नेपाल एपीएफ है या नेपाल पुलिस है, वो उनको भी ग्राउंड से भागना पड़ गया था। तो हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क बन गया था। बीते दिन डर ज्यादा था, लेकिन जवान अब भी हाई अलर्ट पर हैं। और देखिए, पिछले 3 दिनों से हिंसा की आग में जल रहे नेपाल का धुआं अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और देश में विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ अब फ्रांस में भी लगातार विद्रोह होने लगा है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग हो रही है कि सरकार बदलने की, संविधान बदलने की, और हालात ठीक वैसे ही बनते दिख रहे हैं जैसे कि नेपाल में हुआ था। और नेपाल में तख्तापलट के बाद अब वैसे ही हालात फ्रांस में भी दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस में भी लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं। बजट में कटौती, राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर विद्रोह फूट पड़ा है। फ्रांस में सरकार बदलने के साथ ही संविधान सुधारने की मांग को लेकर उपद्रव हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्रालय के दफ्तर को भी निशाना बना डाला है। पूरे फ्रांस में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। सड़कों पर रखे डस्टबिन को फेंका जा रहा है। सड़कों पर रखे सामान को आग के हवाले किया जा रहा है। उपद्रवियों के उपद्रव के कारण कई जगह ट्रैफिक भी पूरी तरह से खराब हो चुका है।
1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहां अब्दुल्ला रेजिडेंसी के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने ये शिकायत की थी कि अब्दुल्ला कॉलोनी में हिंदू समाज के लोगों को प्लॉट नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला रेजिडेंसी के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया। अब्दुल्ला रेजिडेंसी मामले में डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। बताया गया कि 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी का कब्जा था। उनकी जो टोटल जमीन थी उससे ज्यादा जमीन पाई गई थी, 337 स्क्वायर मीटर, जिसको हमारी सड़क की तरफ था, जिसको खाली कराया गया। कुछ दिन पहले अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर एक मामला सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदू लोगों की एंट्री बैन है। यही नहीं, हिंद समुदाय के लोगों के प्लॉट खरीदने पर भी रोक लगा रखी थी। यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और यूपी के संभल में असामाजिक तत्वों और आतंकवादी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब यूपी पुलिस ने अपनी जो स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां पर एटीएस की फील्ड यूनिट खोली जाएगी। अभी सत्यव्रत चौकी से ही कामकाज होगा, लेकिन जल्द ही इस टीम को परमानेंट सेंटर भी मिल जाएगा। जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने वालों को पलक झपकते ही अपने शिकंजे में ले लेंगे। जिले में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं और संवेदनशीलता को देखते हुए सीएम योगी ने यहां एटीएस को तैनात करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद एसपी ने सत्यव्रत चौकी को एटीएस के टेम्परेरी ठिकाने के लिए उपलब्ध कराया है, जहां एटीएस के 10 कर्मचारी अपना कामकाज निपटाएंगे। इसी चौकी से पूरे जिले की डेल्टा कंट्रोल की कमान भी संभाली जा रही है, लेकिन जल्द ही एटीएस को अपना नया दफ्तर भी मिल जाएगा। संभल में एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड की फील्ड यूनिट की तैनाती से असामाजिक तत्वों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि एटीएस ऐसे लोगों की कुंडली पहले ही निकाल चुकी है। साथ ही ये टीम कट्टरपंथी गतिविधियों, अवैध हथियार तस्करी, फर्जी करेंसी और आतंकी संगठनों की फंडिंग पर भी नजर रखेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर की कार्रवाई के डर से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अवैध कब्जे पर बने मकान को खुद से ही अब तोड़वाना शुरू कर दिया है। दरअसल एसडीएम कोर्ट ने 12 अगस्त को सपा सांसद को अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था। आरोप है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा को पास करवाए अपने मकान का निर्माण करवाया था, जिसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने खुद मजदूरों को लगवाकर मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। दरअसल एसडीएम कोर्ट ने 12 अगस्त को सपा सांसद बर्क को 30 दिन में अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। बुलडोजर कार्रवाई के डर से सपा सांसद बर्क ने एक दिन पहले ही 151 वर्ग फीट क्षेत्र में बने मकान को तोड़वाना शुरू कर दिया। एसडीएम कार्यालय ने अवैध कब्जे पर बनाए मकान को लेकर सपा सांसद को 3 नोटिस भेजे थे। पहला नोटिस 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया, 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया गया और तीसरा नोटिस 28 दिसंबर को जारी किया गया। सांसद बर्क ने मकान बिना नक्शा पास कराए बनवाया था। सांसद पर जुर्माना भी लगाया गया। सांसद ने 1,40,707 रुपए का जुर्माना जमा किया था। दुनिया जब मॉडर्न वॉर की तरफ बढ़ रही है तो भारत भी इसी दिशा में दमदारी से अपनी दावेदारी भी पेश कर रहा है। अब अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो जवाब आसमान से नहीं बल्कि समंदर से भी मिलेगा, वो भी परमाणु ताकत के साथ। भारत अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करने जा रहा है, जिसकी टेंशन से दुश्मन अभी से ही कांपने लगे हैं, जिसका नाम आईएनएस विशाल है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना की ताकत को 3 गुना बढ़ा देगा। आईएनएस विशाल के आने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और भी मजबूत होगी। यही नहीं, आईएनएस विशाल चीन के फुजियान और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का आसानी से मुकाबला करेगा। अगर बात करें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की, तो इसका वजन 65,000 से 75,000 टन के बीच होगा। आईएनएस विशाल की लंबाई 300 मीटर जबकि रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आईएनएस विशाल एक साथ 55 विमानों को ले जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विशाल 2030 के अंत तक तैयार हो जाएगा। भारत को अमेरिका और फ्रांस के बाद भारत तीसरा देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने आतंकी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में रांची के लोअर बाजार से आईएसआई के संदिग्ध आतंकी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार, विस्फोटक, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं दिल्ली से भी आईएसआई के संदिग्ध आफ्ताब को अब शिकंजे में ले लिया गया है। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है और इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा बताया जा रहा है।
इसी नेटवर्क से जुड़े दानिश नाम के एक अन्य संदिग्ध को रांची के पास इस्लाम नगर इलाके से पकड़ा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आफ्ताब दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत रांची से पकड़ा गया असहर उर्फ दानिश दिल्ली में पकड़े गए आतंकी आफ्ताब के संपर्क में था। देश के अलग अलग राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी कर सुरक्षा एजेंसियों ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये मॉड्यूल देश भर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके निशाने पर कौन कौन से स्थान थे और इस नेटवर्क की पहुंच कितनी गहरी है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। किसान जो कि दिन रात मेहनत करके अन्न पैदा करता है, वो अन्नदाता जब अपनी फसलों के लिए खाद मांगता है, जो उससे खाद की जगह झापड़ मारने की बात कही जा रही है। हमीरपुर से किसानों को थप्पड़ मारने की बात कहते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। और थप्पड़ मारने की बात कोई और नहीं बल्कि हमीरपुर जिले के एसडीएम करणवीर कर रहे हैं। सुनिए कैसे किसानों के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो उनका सामने आया है। दरअसल किसान नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाईवे पर बैठकर खाद वक्त से मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। किसानों के जाम को खुलवाने के लिए एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे, किसानों को समय पर खाद दिलाने की दिलासा दी, लेकिन इसी बीच एक किसान का बोलना उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कर दी। कल 8 बजे से खाद बचेगा, पूरी लाइन लगवा के पूरी व्यवस्था बनवा के हम तब बंटवाना शुरू करेंगे। आप उनको निश्चित रहे, कोई बेईमानी नहीं होगी। अन्नदाताओं से इस तरह का व्यवहार करना गलत है और शायद ये बात एसडीएम साहब भूल गए थे। अपने धर्म को लेकर कट्टरता और दूसरे धर्म को लेकर बढ़ती नफरत देश में एक नई हाइट तक यहां पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां छोटी छोटी बात और कई बार तो बिना बात मामला धार्मिक तूल पकड़ लेता है। मुंबई के विक्रोली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर के बाहर आगजनी की है और लगा दिए सिर तन से जुदा वाला पोस्टर। अज्ञात उपद्रवी विक्रोली में उपाध्याय हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स के घर को जलाने के लिए आए थे। घर के बाहर हंगामा किया, सिर तन से जुदा के नारे लगाए और दरवाजे पर आगजनी की। घर का पर्दा जल गया और आग की लपटें घर के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन गनीमत रही कि आग ज्यादा भड़क नहीं पाई। पर्दा वर्दा जलाने के बाद ये देखो, ये क्या बोर्ड सब रख के गए, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। बताया जा रहा है कि ईद-ए मिलाद का जुलूस निकालने के दौरान पार्क साइड इलाके में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए थे, जिसका विरोध करने पर देर रात आकर कुछ लोगों ने इस परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की। लोग भी अकेले ही थे, कोई घर में आदमी भी नहीं था। ये था अगर धम कोई मचाने आया होता, जानबूझ के नाटक कर रहे होते, कोई आ गया रहता, तब क्या करते। ये परिवार इस घटना के बाद से दहशत में है और पुलिस अब उन दहशतगर्दों की तलाश में जुटी है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में हुए पथराव और बवाल के बाद अब विसर्जन की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी और अब आज तनाव के बीच ही विसर्जन जुलूस भी निकाला गया, लेकिन इस बार पुलिस के कड़े पहरे के बीच। और जब ये जुलूस निकला, अब पूरा इलाका भगवा रंग के झंडों से पट गया। मद्दुरू में इस बार सनातनियों का हुजूम ऐसा उमड़ा कि धार्मिक उन्माद पैदा करने की सोच रखने वाले असामाजिक तत्वों को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस भीड़ को उकसा सकें या उन्हें भड़का सकें। इससे पहले रविवार रात जब गणेश विसर्जन जुलूस निकला तो इस पर पथराव कर दिया गया था। मद्दुरू शहर में निकाला जा रहा ये जुलूस जब राम रहीम नगर से मस्जिद के सामने पहुंचा तो पत्थरबाजी कर दी गई थी और आज जब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तय समय और तय रूट पर ये जुलूस रवाना हुआ तो जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हालांकि प्रशासन ने पहले ही किसी भी तरह के भड़काऊ नारे लगाने और हुड़दंग न करने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन देवी देवताओं के जयकारे लगाने पर भला कैसे रोक लगती। नारे लगते रहे, जुलूस आगे बढ़ता रहा। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किया गया बुलडोजर मॉडल हिट है और योगी सरकार के इस बुलडोजर मॉडल को गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक यहां लोग अपना रहे हैं। गुजरात के द्वारका में अवैध के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल सरकार का बुलडोजर अतिक्रमण पर यहां गरज रहा है और अवैध निर्माण मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि गुजरात के द्वारका के भीमाना गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। कुछ देर पहले तक जो इमारतें और धार्मिक स्थल खड़े हुए थे वो बुलडोजर एक्शन के बाद मलबे में तब्दील हो चुके हैं।
कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी और पशुओं के लिए चारागाह भूमि को कब्जों से मुक्त करना है। तस्वीरों में देखिए कैसे 3-3 बुलडोजर एक साथ कार्रवाई में लगे हैं। कार्रवाई के तहत कुल 18,200 वर्ग फुट जमीन को खाली कराया गया है, जिसमें 2,000 वर्ग फुट गौचर भूमि भी शामिल है। द्वारका प्रशासन ने क्लियर मैसेज दिया है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। साथ ही अतिक्रमण करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 2000 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। केंद्र ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की मदद का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि मौसम की मार का असर अभी भी यहां जारी है। अब बाढ़ प्रभावित इलाकों की ये तस्वीरें देखिए। फसलें जलमग्न हैं। इस साल 350 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूब चुके हैं। फिरोजपुर के गट्टा बादशाह गांव की ये तस्वीरें देखिए। नदी के पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्रशासन बांधों की मरम्मत नहीं कर रहा। लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे बसे कई गांवों में अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गढ़ी फजल गांव में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। देखिए, लेने वालों की कतार लंबी है, लेकिन राहत सामग्री सीमित है। लोगों को फोल्डिंग पलंग बांटे गए हैं। फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में अब भी घुटनों से कमर तक पानी है। सेना के जवान प्रभावित लोगों तक मदद लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, खाने से लेकर पानी की बोतलों को बांटकर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने की कोशिश लगातार जारी है। बाढ़ और बारिश की वजह से यूपी के आगरा से लेकर मथुरा तक तबाही का दौर जारी है। बारिश का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन यमुना में उफान बरकरार है। मथुरा, वृंदावन जैसे कई प्रसिद्ध मंदिरों में यमुना का प्रवेश हो गया है, तो वहीं ताजमहल की दीवार तक भी अब यमुना का पानी पहुंचता दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, ताजमहल के पीछे मेहताब बाग इलाका बाढ़ के पानी में डूब चुका है। दशहरा घाट और आसपास के इलाकों में कई फुट तक यमुना का पानी भरा है। सैलाब के बीच लगे भारतीय तिरंगे के पास कुछ युवक तैराकी करते नजर आ रहे हैं। 1978 के बाद अब 2025 में पहली बार ताजमहल की दीवार तक यमुना का पानी पहुंचा है। हथनी कुंड बांध से छोड़े गए पानी के बाद आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इत्माउद्दौला स्मारक की कोठरियों में पानी भर गया है। रिहायशी इलाकों के साथ मंदिर में भी यमुना ने दस्तक दे दी है। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां निचले इलाके डूब चुके हैं। वृंदावन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत वितरण करने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पहुंचे। और अब बात आगरा की, जहां पर यमुना की वजह से आई बाढ़ का असर कई गांव में दिखने लगा है। जैतपुर के पई, कचौरा घाट और पारना सहित कई गांव में कछार की खेती पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, तो कई घर भी अब बाढ़ की जद में आ गए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन यहां शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अपने बोट लेकर नदी में उतर गए और उन घरों तक पहुंचे जो बाढ़ के बीच डूब गए थे और लोग उनमें फंसे हुए थे। कई इलाकों में अपने खेतों से पानी निकालने की कोशिश में गए। किसान पानी बढ़ने की वजह से फंस गए, उन्हें भी बाहर निकाला गया। कचौरा घाट में शिव मंदिर क्षेत्र में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। बस्ती के घर और झोपड़ी में छाती तक पानी भर गया है। कई झोपड़ियां बह गईं। प्रशासन ने करीब 150 लोगों का रेस्क्यू करने के बाद ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और अब बात पहाड़ों की। पहाड़ों पर सैलाब का सितम कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से सारे रिकॉर्ड्स ही टूट गए। कुल्लू में स्कूल की बिल्डिंग महज 12 सेकंड के भीतर ही जमींदोज हो गई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को आज राहत दी है। पहाड़ पर सैलाब का सितम जारी है। हिमाचल से आई ये तस्वीर देखिए। महज 12 सेकंड के भीतर ये स्कूल बिल्डिंग जमींदोज हो गई। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। हिमाचल में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर हैं। अब तक 957 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई है। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़कर पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया। आपदा में मारे गए परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। क्योंकि पहाड़ का बड़ा हिस्सा का यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आ गया। पहाड़ खिसकने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए। तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकर हाईवे पर आ गया, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। सड़क पर मलबा जमा होने से सड़क जाम हो गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे।
घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद बुलडोजर से हाईवे पर मौजूद पहाड़ के मलबे को हटाने का काम तेज किया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम को मलबा हटाने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि कई घंटों तक चले काम के बाद सड़क से मलबा हट गया। इसके बाद दोबारा यमुनोत्री हाईवे को खोला गया। बारिश की वजह से राजस्थान में भी लोग इस वक्त परेशान हैं। प्रदेश के डिडवाना से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर मकराना में मार्बल खदानें अचानक से ढहना शुरू हो गई, जिसके बाद प्रशासन लोगों से वहां पर नहीं जाने की अपील करता नजर आया। और इसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें जो मकराना इलाके में मार्बल खदानों से सामने आ रही है। देख सकते हैं कि खदान के नीचे पानी भरा हुआ है। अचानक से खदान से एक बड़ी चट्टान नीचे गिर जाती है। उसके बाद पूरी की पूरी खदान भर कर नीचे गिर जाती है। पूरा वाकया दूर खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि खदान जिस वक्त ढही उस वक्त खदान में कोई मजदूर नहीं था। ऐसी ही कई खदानों में चट्टान टूटकर गिर रही है, जिसके बाद प्रशासन की टीम लोगों से खदानों से दूर रहने की अपील कर रही है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन कोर्ट पहुंच गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना इजाजत के फोटो और वीडियो के हो रहे इस्तेमाल को पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग भी करती नजर आई है। और इसके लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन कोर्ट पहुंच गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने बिना इजाजत फोटो, नाम, पहचान और एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया। फायदे के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐश्वर्या की फोटो से छेड़छाड़ कर एआई जनरेटेड तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। कोर्ट की तरफ से ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद अब उनके अपने ही परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर जमकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें, करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने अपने पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और जिसमें उनकी सौतेली मां यानी कि प्रिया सचदेव कपूर पर संपत्ति हड़पने का बड़ा आरोप लगाया गया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। करिश्मा के बच्चों की तरफ से महेश जेठमलानी पैरवी कर रहे हैं। So the suit will be registered now, and they have to make certain discoveries about the assets, personal assets of Mr. Sanjay Kapoor, and the matter is now fixed for 9th October. ये विवाद तब शुरू हुआ जब संजय कपूर के निधन के बाद उनकी पूरी संपत्ति प्रिया सचदेव के नाम कर दी गई, जिसे लेकर करिश्मा के बच्चों ने कई आरोप लगाए हैं। आरोप नंबर 1, प्रिया कपूर ने उन्हें गलत तरीके से संपत्ति से बाहर रखा है। आरोप नंबर 2, संजय कपूर के निधन के बाद वसीयत को छिपाया गया। आरोप नंबर 3, 30 जुलाई 2025 को फैमिली मीटिंग में दिखाया वसीयत नकली है। आरोप नंबर 4, वसीयत को जल्दबाजी में पढ़ा गया था और कॉपी दिखाई भी नहीं गई। याचिका में प्रिया कपूर और उनके बेटे अजारियस, संजय कपूर की मां रानी कपूर और वसीयत तैयार करने वाली श्रद्धा सूरी मारवा को प्रतिवादी बनाया गया है। Zee News।